अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स थ्योरी। नोट्स में से इसका क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड डिस्कस इट्स अलाउएबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 15A ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सबसे पहले उसने पूछा हुआ है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होती है, और फिर उसमें से उसने पूछा हुआ है कौन कौन से एक्सपेंसेस है जिसे आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस कर सकते हैं। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर आपने वही वाली चीज़ें लिखनी है जो आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ी थी। उसमें 3 पार्ट थे, A, B एंड C। तो इसी सवाल के अंदर अगर वो आपसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पूछता है तो आपने सिर्फ A वाला पार्ट लिखना है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स वाला पार्ट लिखना है, बाकी आगे B और C वाला पार्ट नहीं लिखना। मैंने उसको यहाँ पे दोबारा से रिपीट नहीं किया। अगर वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता तो आपने उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखने के बाद फिर आपने ये सेकंड पार्ट है जो लिखा हुआ है डिस्कस इट्स अलाउएबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 15A। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इसकी डिडक्शंस अलाउड। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखने वाला ये है कि डिडक्शन अलाउड इन केस ऑफ कंपनी। ये जो डिडक्शन है ये सिर्फ कंपनी की सूरत में अलाउ होंगी, मतलब कंपनी को अलाउ होंगी। कंपनी के अलावा इंडिविजुअल पर्सन या AOP होगा तो उसके लिए ये डिडक्शंस अलाउड नहीं होंगी। तो जब हम इनकम टैक्स न्यूमेरिकल कर रहे हैं इनकम टैक्स के, तो वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है। इसलिए जब हम इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके अंदर अगर उसने ये एक्सपेंस दिए भी होंगे तो हमने इन एक्सपेंसेस को माइनस नहीं करना, क्योंकि ये एक्सपेंसेस सिर्फ कंपनी को अलाउ है। और हम यहाँ पे जो बुक के अंदर नोट्स के अंदर न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो हम इंडिविजुअल के कर रहे हैं, कंपनी के यहाँ पे नहीं कर रहे। तो लिखा हुआ नो डिडक्शंस आर अलाउड फॉर इंडिविजुअल एंड AOP बट इन केस ऑफ कंपनी फॉलोइंग डिडक्शंस आर अलाउड फ्रॉम रेंट चार्जेबल टू टैक्स। नंबर 1 पे लिखा हुआ है रिपेयर अलाउंसेस। 1/5 of rent chargeable to tax is allowed as repair allowance. This amount will be calculated before any deduction is made. It is fixed amount irrespective of actual expenditure on repairs which may be more or less. जी यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ है कि जो आपका टोटल रेंट चार्जेबल टू टैक्स आएगा, जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, हमने 4 चीज़ों को प्लस किया था। रेंट, टोकन मनी फॉरफिटेड, 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस और एनी एक्सपेंस ऑफ ऑनर पेड बाय टेनेंट। इन सब को प्लस करेंगे तो जो आपका RCT आएगा, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तो आपने रिपेयर अलाउंस जो है वो 1/5 उस RCT का लेके आपने उसे रेंट चार्जेबल टू टैक्स में से माइनस कर देना। ये जो लिखा हुआ दिस अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड बिफोर एनी डिडक्शन इज मेड। इसके अलावा कह रहा है अगर कोई और भी एक्सपेंस है तो आपने कोई भी एक्सपेंस माइनस करने से पहले जो RCT है उसके ऊपर आपने 1/5 लेना है। मतलब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपने 1/5 नहीं लेना। इट इज़ अ फिक्स अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स विच मे बी मोर और लेस। ये पॉइंट ज़रा ध्यान से समझने वाला है। इसमें उसने कहा हुआ है कि आपका एक्चुअल एक्सपेंस जितना मर्जी हो जाए, चाहे 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, आपने एक्चुअल एक्सपेंस माइनस नहीं करना। अगर आपका रिपेयर एक्सपेंस हुआ या नहीं हुआ, आपने 1/5 ही माइनस करना है। फॉर एग्जांपल आप 1/5 लेते हैं तो वो आपका आ जाता है 5,000, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस आपका 2,000 है, 3,000 है, 6,000 है, 10,000 है, आपने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, आपने 1/5 ही लेके माइनस करना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है इंश्योरेंस प्रीमियम। The amount of any premium paid or payable by company in the year to ensure the building against the risk of damages or destruction will be allowed. अगर आपने अपनी बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई हुई है, उसके ऊपर आपने कोई पेमेंट की हुई है या करने वाली है, तो उसे भी आपने एज अ एक्सपेंस के तौर पे रेंट चार्जेबल टू टैक्स में से माइनस कर देना। यहाँ पे कोई रेट, कोई परसेंटेज नहीं है, सिंपली जितना आपने इंश्योरेंस पे किया होगा वो आपने फुली माइनस कर देना। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है म्यूनसिपल एंड अदर लोकल टैक्सेस। एनी लोकल रेट, टैक्सेस, चार्जेस और सेस भी टैक्स को ही कहते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी पेड आर पेबल टू एनी लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट इन द ईयर नॉट बीइंग अ टैक्स पेबल अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कोई भी आपने अपनी लोकल अथॉरिटी मतलब जो आपकी शहर की गवर्नमेंट है,
म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, उसको अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी टैक्स, कोई चार्जेस वगैरह आपने पे किए हुए हैं इनकम टैक्स के अलावा, ये जो लिखा हुआ है नॉट बीइंग अ टैक्स पेबल अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इस इनकम टैक्स के अलावा अगर आपने अपनी लोकल अथॉरिटी को कोई टैक्स वगैरह कोई पे किया हुआ है तो उसको भी आप अपने रेंट चार्जेबल टू टैक्स में से माइनस कर देंगे। अगर आपने कोई टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पे किया हुआ है उसे आपने रेंट चार्जेबल टू टैक्स में से माइनस नहीं करना। पॉइंट नंबर 4, ग्राउंड रेंट, where the property is subjected to a ground rent, the amount paid or payable by the company in the year on account of such ground rent is allowable deduction। ये पॉइंट ज़रा ध्यान से समझने वाला। फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग है और आपने पार्किंग के लिए, आपकी बिल्डिंग की अपनी पार्किंग नहीं है, लेकिन आपने अपने जो है वो जो टेनेंट है उनको सहूलत देने के लिए आपने एक अलहदा से कोई जगह जो है वो रेंट पे ली हुई है पार्किंग के लिए, और उस पार्किंग के लिए आप अलहदा से रेंट पे करते हैं। तो वो जो आप ग्राउंड रेंट पे कर रहे हैं अलहदा से पार्किंग के लिए, जो आपने जगह रेंट पे ली हुई है, तो वो आपका एक्सपेंस होगा और उस रेंट को आप अपनी इनकम में से, मतलब रेंट चार्जेबल टू टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया हुआ उसमें से आपने उसे जो है वो माइनस कर देना, क्योंकि वो आप रेंट पे कर रहे हैं, वो आपका एक्सपेंस भर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 है प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड ऑन लोन बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन। एनी प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड आर पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर ऑन मनी बोरोड फॉर द परचेज, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एक्सटेंशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी डिडक्टेड। अगर आपने कहीं से लोन लिया, किसी बैंक से या कहीं से भी आपने लोन लिया हुआ है अपनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए या रेनोवेशन के लिए या परचेज करने के लिए या एक्सटेंशन के लिए या किसी भी मकसद के लिए बिल्डिंग से रिलेटेड आपने कोई लोन लिया हुआ है, उस लोन के ऊपर आप जो है वो कोई इंटरेस्ट या कोई प्रॉफिट पे करती हैं तो वो भी आपका एक्सपेंस होगा, और उस एक्सपेंस को भी आप अपने जो प्रॉपर्टी इनकम है उसमें से माइनस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 है शेयर ऑफ रेंटल इनकम पेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Any share of rent paid on capital contributed by House Building Finance Corporation or Schedule Bank for the purchase, construction, renovation, extension or reconstruction is allowable deduction। ये पॉइंट ज़रा ध्यान से समझने वाला है। समटाइम जो HBFC है ये बिल्डिंग बनाने के लिए आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, तो ये आपके साथ एग्रीमेंट करती है। समटाइम जो HBFC है ये बैंक है या कोई दूसरा शेड्यूल बैंक है, इंटरेस्ट से बचने की एक सूरत है, वो क्या करते हैं, वो आपको डायरेक्टली पैसे नहीं पे करते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको कहते हैं कि हमें बिल्डिंग की ज़रूरत है और उस बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 20 लाख है, तो वो बैंक आपको डायरेक्टली जो है वो 20 लाख रुपया पे नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो बिल्डिंग अपने नाम से ख़रीद लेते हैं और फिर आपको वो बिल्डिंग रेंट पे दे दी जाती है। अब आप क्या करते हैं, एक फ़िक्स रेंट जो है वो उसका जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है कंपनी के दरमियान और बैंक के दरमियान। अब वो फ़िक्स रेंट जो है वो हम मंथली पे करते रहते हैं बैंक को, और जितने की वो बिल्डिंग आई होती है उतनी अमाउंट जो है वो हम इंस्टॉलमेंट की शक्ल में उस बैंक को पे करते रहते हैं। अब जब तक हम वो सारी अमाउंट जो 20 लाख जितने की वो बिल्डिंग बैंक ने ख़रीद के हमें दी थी, जब तक हम वो सारी पेमेंट बैंक को वापस नहीं कर देते तब तक वो बिल्डिंग जो है वो उसकी जो ऑनरशिप होती है वो उस बैंक के पास रहती है, और हमें मंथली जो है वो रेंट अलहदा से पे करना पड़ता है, और उस की जो अमाउंट है 20 लाख है वो हम अलहदा से पे करते रहेंगे। जब हम वो सारी अमाउंट बैंक को पे कर देंगे तो उसके बाद बैंक जो है उस प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है वो हमारे नाम पे ट्रांसफ़र कर देगी, और उसके बाद हमें जो है वो फर्दर रेंट नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट से बचने की एक शक्ल है। तो यहाँ पे ये बात की हुई है एनी शेयर ऑफ रेंट पेड ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड मतलब जितनी अमाउंट की वो बिल्डिंग लेके दी थी उसके ऊपर जो हम रेंट पे कर रहे हैं
HBFC को या फिर शेड्यूल बैंक से हमने लिया हुआ है। फॉर द परचेज, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एक्सटेंशन और रिकंस्ट्रक्शन इज़ अलाउेबल डिडक्शन। तो वो जो आप रेंट पे कर रही हैं बैंक को, तो वो भी आपका एक्सपेंस है, उसे भी आप अपनी प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, प्रॉफिट पेड और पेएबल ऑन मॉर्टगेज। आपने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई है बैंक के पास और उसके ऊपर आपने कोई लोन लिया हुआ है। अब उस लोन के ऊपर अगर आप कोई इंटरेस्ट वगैरह, कोई प्रॉफिट वगैरह पे करते हैं तो वो भी आपका एक्सपेंस है और उसे भी आप अपनी प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस कर सकते हैं। वेयर द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पेड और पेएबल ऑन सच मॉर्टगेज इज अलाउेबल डिडक्शन। पॉइंट नंबर 8 है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस। Any amount paid or payable on account of administration and collection charges to collect the rent or 5% of RCT whichever is less will be allowed for deduction। अगर आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है और आपने वहाँ से रेंट की कलेक्शन के लिए जो है कोई आदमी रखा हुआ है या उस रेंट की कलेक्शन के ऊपर आपके कोई चार्जेस वगैरह आ रहे हैं, कोई एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे हैं, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने लेना है 5% ऑफ RCT और इसी के साथ आपने कलेक्शन चार्जेस जो आपके एक्चुअल एक्सपेंस है, ये दोनों चीज़ें आपने लेनी है, कलेक्शन चार्जेस और 5% ऑफ RCT। विच एवर इज़ लेस विल बी अलाउड फॉर डिडक्शन। तो इन दोनों में से जो छोटी अमाउंट होगी उसे आपने अपनी प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस कर देना। फॉर एग्जांपल कलेक्शन चार्जेस आपके 5000 है और RCT जो है वो आपका 10 लाख है। अब 10 लाख का 5% लेंगे तो वो जितनी भी आपके पास अमाउंट आएगी 5% लेके, तो उसे आपने अपने कलेक्शन चार्जेस के साथ कंपेयर कर लेना है। तो अगर कलेक्शन चार्जेस की वैल्यू कम होगी तो आपने उसे माइनस कर देना है और अगर 5% ऑफ RCT छोटा होगा तो आपने 5% को लेके माइनस कर देना है। पॉइंट नंबर 9 है लीगल एक्सपेंसेस। एनी अमाउंट पेड और पेएबल बाय द कंपनी इन द टैक्स ईयर फॉर लीगल सर्विसेज acquired to defend the person's title of the property or any suit connected with this matter in a court of law can also be deducted from rent chargeable to tax। फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी है, आपका किसी के साथ जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है और आपने कोर्ट के अंदर अपनी प्रॉपर्टी, अपने टाइटल को सेव करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपने केस कर दिया। अब उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपको जितनी भी कोई लीगल सर्विसेज वगैरह, किसी वकील को आपको फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ती है या उसके अलावा भी आपको कोई एक्सपेंसेस वगैरह पे करने पड़ते हैं और आप वो केस जीत जाती हैं, प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है, तो उसके बाद जो आपको प्रॉपर्टी इनकम होगी उसमें से आपके जितने भी लीगल एक्सपेंसेस आए होंगे वो आप सारे के सारे उसमें से माइनस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 है हमारे पास, लास्ट पॉइंट है अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट सिंपली क्या होता है, आपने किसी को मकान वगैरह किराए पे दिया, दुकान वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, लेकिन आपको उसका किराया रिकवर नहीं हो सका, तो वो होगा आपका अनरियलाइज्ड रेंट। जैसे कि हम बिज़नेस के अंदर बैड डेट्स की बात करते हैं, तो बैड डेट्स क्या होती हैं कि आपने उधार पे चीज़ सेल किया लेकिन आपको वो पैसे नहीं मिल सके। तो ऐसे ही अनरियलाइज्ड रेंट मतलब आपने किसी को प्रॉपर्टी वगैरह किराए पे दी लेकिन आपको उसका रेंट रिकवर नहीं हो सका। इफ़ द रेंट पेएबल बाय अ टेनेंट कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। किराएदार से आपने किराया लेना था लेकिन आप उसको रिकवर नहीं कर पाए। सच अनरियलाइज्ड रेंट इज़ डिडक्टेबल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। तो उस अनरियलाइज्ड रेंट को भी आप अपनी प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस कर सकते हैं एक्सपेंस के तौर पे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस, अगर ये कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर ही आप उसको माइनस कर सकेंगे, अदरवाइज आप उसे माइनस नहीं कर सकेंगे। नंबर 1 पे द टेनेंसी इज़ बोनाफाइड। आपने जो किराए पे जगह दी थी उसके अंदर आपने किराएदार को कोई धोखा नहीं दिया। जो चीज़ आपने, जो बिल्डिंग आपने, प्रॉपर्टी आपने उसको बताई थी कि हम आपको देंगे, आपने बिल्कुल वही प्रॉपर्टी उसको रेंट पे दी है। ये मतलब है बोनाफाइड का, मतलब आपने उसको कोई धोखा वगैरह नहीं दिया। नंबर 2 पे द डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट। डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट मतलब जिस किराएदार के साथ आपका झगड़ा चल रहा है, जो आपको किराया नहीं दे रहा, उसको कहते हैं डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट। हैज़ वेकेटेड और स्टेप हैज़ बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। किराएदार से आपने जो है वो प्रॉपर्टी खाली करवा ली हुई है, या अगर खाली नहीं करवाई तो कम से कम आपने अपनी प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए जो है वो स्टेप्स उठाए हुए हैं। नंबर 3
द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज़ नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी उसके जो है वो उसी टेनेंट के पास नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग का तो वो रेंट नहीं दे रहा, उसके खिलाफ आपने केस किया हुआ है और आपकी एक और प्रॉपर्टी स्टिल उसके पास है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी उसके पास किराए में नहीं होनी चाहिए। अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, 1 है 2 है 3 है, चाहे दूसरों से रिलेटेड कोई इशू भी नहीं है लेकिन आपने वो भी उससे खाली करवा ली हुई हैं या आपने उसको दी ही नहीं। पॉइंट नंबर 4 है द कंपनी हैज़ टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट। और आपने रेंट को रिकवर करने के लिए जो भी स्टेप्स आप ले सकते हैं आपने वो सारे के सारे स्टेप्स ले लिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऑलरेडी कर चुकी हैं, ये कंडीशन अगर पूरी हो रही हैं, तो फिर ही आप अनरियलाइज रेंट को एक्सपेंस के तौर पे प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।